अस्सलाम वालेकुम जी। लास्ट टाइम मैंने वीडियो बनाई थी नॉर्वे के बारे में, तो उसके बारे में कुछ क्वेश्चन थे जो कि लोगों ने पूछे मुझसे, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना के मैं उनके रिप्लाई कर दूं सबको। तो बेसिकली मेरा असल में जो है वो प्लान तो नहीं था दूसरी वीडियो बनाने का नॉर्वे के बारे में, लेकिन यह है कि कुछ क्वेश्चन है तो मैं वो आपको बता दूंगा। ठीक है। पहला क्वेश्चन ये है कि क्या हम वहाँ पे एज ए फार्मासिस्ट जो है वो जॉब कर सकते हैं नॉर्वे में जाके। ठीक है। ये सारी वीडियो जो है नॉर्वे के बारे में है, उसके सेकंड पार्ट आप जो है वो समझ लें। जिन्होंने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैं जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। ठीक है। वो आप जाके उधर से देख सकते हैं। ठीक है। और अच्छा, पहला सवाल ये था कि एज ए फार्मासिस्ट हम वहाँ पे जॉब कर सकते हैं या नहीं। इसका सिंपल सा आंसर यही है कि आप किसी भी नई कंट्री में जाते हैं तो आपको वहाँ पे अलाउ नहीं होता कि एज ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट आप वहाँ पे जाके जॉब करना स्टार्ट कर दें। तो इसका एक कंप्लीट प्रोसीजर होता है, आपने वहाँ पे रजिस्ट्रेशन जो है ना वो करानी होती है एज ए फार्मासिस्ट। बेसिकली नॉर्वे का ये एक ऑथराइजेशन लेटर तो आ जाता है हमारे पास, लेकिन हम वहाँ पे एलिजिबल तभी होते हैं जब हम वहाँ पे लैंग्वेज कोर्स जो है वो कर चुके हैं। तो ठीक है, वो मैंडेटरी है वहाँ पे, क्योंकि आपने कस्टमर डीलिंग करनी है, पेशेंट्स डील करने हैं, तो आपको वहाँ पर लैंग्वेज आनी लाजमी है। तो उसके लिए ये है कि आप वहाँ पे अगर आप फुल कंप्लीट फार्मासिस्ट के तौर पे वहाँ पे जॉब करना चाहते हैं, वहाँ पे एक फार्मासिस्ट इंचार्ज होता है और एक होता है प्रिस्क्रिप्शनिस्ट होता है। तो फार्मासिस्ट इंचार्ज के तौर पे अगर आपने जॉब करनी है तो वहाँ पे आपको कुछ थोड़ी सी एडिशनल एजुकेशन वो आपने वहाँ पे जाके करनी पड़ेगी। तो उनका क्राइटेरिया क्या है ये बेटर आप जो है वहाँ पे जाएंगे तो आपको समझ आ जाएगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन ये था कि अब मैं वहाँ पे जाके कंप्लीट फार्मासिस्ट के लिए जो है क्या करना पड़ेगा। तो कंप्लीट फार्मासिस्ट के लिए जो है वही उनका जाके एडिशनल कोर्स करना पड़ेगा। आप कोर्स करेंगे, लैंग्वेज कोर्स करेंगे। ठीक है। उसके बाद जो आप वहाँ पे फुली फार्मासिस्ट हो जाएंगे और आपकी सैलरी जो है वो बूस्ट हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद जो वहाँ पे जो हम जाते हैं एज ए स्टार्ट में वहाँ पे एज ए ट्रेनी भी इसलिए नहीं कर सकते कि वहाँ पे हमारी लैंग्वेज वो नहीं है। लैंग्वेज होना जो है वहाँ पे इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो उसके अलावा ये है कि वहाँ पे आप जाके स्टार्टिंग में आप किसी भी कंट्री में जाएंगे तो एट वंस जो है जॉब कोई भी ऑफ़र नहीं कर देता, आपको पहले मार्केट समझनी पड़ती है। लोग ऐसा करते हैं कि ऑड जॉब वगैरह करते हैं वहाँ पे, जैसे यहाँ पे यूके में भी ऑड्स जॉब करते हैं अपनी ट्यूशन फ़ी वगैरह जो है अपना लिविंग एक्सपेंसेस वगैरह इकट्ठे करने के लिए। तो अच्छा ऑप्शन है, जॉब मिल जाती है, ये नहीं है कि जॉब नहीं मिलती है, लेकिन आपको वहाँ पे रिक्वायरमेंट सारी कंप्लीट करनी पड़ती हैं। लेकिन जब आप एक दफ़ा फील्ड में एंटर हो जाओगे तो फिर आपको अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो मिलती रहेंगी इसमें। उसके बाद है जी एप्लीकेशन के लिए फ़ी कितनी चाहिए एज ए ऑथराइजेशन लेटर। अच्छा, एज ए ऑथराइजेशन लेटर जब आप अप्लाई करते हैं तो बेसिकली वहाँ पे आप सारे फॉर्म वगैरह फिल कर लेंगे तो वहाँ पे फ़ीस लिखी आ जाती है। जब आप फाइनल स्टेप पे होते हैं साइन करके, तो आपने जब सबमिट करानी होती है एप्लीकेशन, तो उसका ये है कि आप जो तकरीबन 1 ईयर पहले मैंने अप्लाई किया था, तो उस टाइम जो है ना 1665 नॉर्वेजियन क्रोनर जो है फ़ीस थी उसकी। तो इसको अगर आप देखें तो आप चाहें तो इसको आप कन्वर्ट कर लें। ठीक है। गूगल में 1665 नॉर्वेजियन क्रोनर टू, अच्छा ये पाकिस्तानी तकरीबन कोई 26 से 27 हज़ार रुपये बनते हैं, 26.5 से 27 हज़ार रुपये। तो ये आपकी वहाँ पे फ़ीस होगी। ठीक है। एज ए जब आप स्टार्ट में ऑथराइजेशन लेटर के लिए अप्लाई करेंगे। उसके बाद जो है वो है कि आइलेट्स चाहिए या नहीं चाहिए। आइलेट्स आपको वहाँ पे जाने के लिए, लैंग्वेज कोर्स करने के लिए कोई आइलेट्स नहीं चाहिए। ठीक है। आपको बेसिकली कुछ भी नहीं चाहिए, आइलेट्स वगैरह कुछ नहीं करना।
आपने वहाँ पे जाना है, लैंग्वेज कोर्स करनी है। हाँ, अगर आपने फर्दर अगर फार्मेसी में अपनी एज ए फार्मासिस्ट वहाँ पे रजिस्टर होना है तो वहाँ पे जो आप कोर्स करेंगे तो हो सकता है यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो ये यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है कि वो आपको आइलेट्स, अगर वो आइलेट्स मांगेंगे भी तो मेरे ख्याल से वहाँ पे मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है आइलेट्स की, ओवरऑल 6 बैंड चाहिए होता है। तो मेरे ख्याल से ओवरऑल 6 लाना कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद जो है वो है कि लैंग्वेज जो है हम किसी स्कूल से करेंगे या यूनिवर्सिटी से। देखें वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ भी हैं लैंग्वेज करवाती हैं, वो स्कूल भी हैं जो लैंग्वेज करवाते हैं, ठीक है। जो सबसे वेल नोन है वो ओस्लो यूनिवर्सिटी है, ओस्लो में है, और अल्फा स्कूलिन है। ये दो जो है ना लैंग्वेज करवाते हैं, और ये इनका ये है कि ये ऑथोराइज्ड हैं। इसका आपने बेसिकली लिस्ट चेक करनी है जब आप वीज़ा अप्लाई करेंगे। उनकी रिक्वायरमेंट में एक जो है वो लिस्ट होती है वो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल्स की, तो या तो आप गूगल पे सेपरेट से आप सर्च कर सकते हैं तो उसमें भी ये आ जाएगा, ठीक है, कि कौन सी वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ जो है ऑथराइज्ड हैं लैंग्वेज कोर्स के लिए। और स्कूल भी करवाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ भी करवाती हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन है वो है कि वीज़ा अगर कैंसिल हो जाए तो आपकी स्कूल फ़ी जो है वो लैंग्वेज कोर्स वाली रिफ़ंड हो जाएगी। तो देखें ये ऐसा जो है वो किसी जगह पे नहीं होता कि अगर आपका वीज़ा वगैरह कैंसिल हो जाए तो हाँ, अगर वीज़ा फ़ी है तो वो हो सकता है कि आपको रिफ़ंड वगैरह हो जाए, लेकिन ये स्कूल और यूनिवर्सिटी ये एक टोटल एक डिफरेंट जो है ना वो कैटेगरी है। ये आपको जो है वो ये रिस्पॉन्सिबल इस चीज़ की नहीं लेते, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते कि जो है आपकी वीज़ा कैंसिल हुआ या नहीं। आपने फ़ीस जमा करा दी तो आपको रिफ़ंड होना पॉसिबल नहीं है। तो हो सकता है कि जो है इनकी कोई आप देख लें वहाँ पे अगर आपका डिले हो गया वीज़ा, या वैसे वीज़ा कैंसलेशन का मतलब मुझे यहाँ पे समझ नहीं है। वहाँ पे होता है वैसे वीज़ा रिजेक्शन वगैरह का, अगर आप डिले हो गया वीज़ा रिजेक्शन जब आ जाए तो फर्स्ट अपील में मोस्टली जो है वहाँ पे वीज़ा लग जाता है। तो ये आप फर्दर वहाँ पे जाके आपको वहाँ पे कंफर्म करना पड़ेगा कि फर्दर उनका क्या क्राइटेरिया है कि वो आपकी जो ऑलरेडी पेड फीस है उसी को लेके आप नेक्स्ट सेमेस्टर में इनटेक कर सकते हैं या नहीं, तो ये डिपेंड करता है। अच्छा, उसके बाद जो क्वेश्चन है लिखा हुआ है जी, कैन वी डू द जॉब ड्यूरिंग दिस कोर्स, लैंग्वेज कोर्स। जी आप जॉब बिल्कुल कर सकते हैं यहाँ पे। ये एक स्टार्ट में आपको ऑड्स जॉब करनी पड़ेंगी। ऑड्स जॉब का मतलब ये है कि रेस्टोरेंट वगैरह में, किसी होटल वगैरह में आप स्टार्ट में ऐसी ऑड्स जॉब करनी पड़ेगी आपका अपना खर्चा वगैरह निकालने का। लेकिन जो एज ए फार्मासिस्ट जॉब आप या असिस्टेंट फार्मासिस्ट जॉब है वो आपकी एकदम से स्टार्ट नहीं हो जाएगी। वहाँ पे जाके आपको, क्योंकि वहाँ पे रिक्वायरमेंट है आपका बेसिक जो है वो B2 लेवल तक आपकी लैंग्वेज जो है वो अच्छी होनी चाहिए, जिसके बाद ही आप वो प्रोफेशन में जो है ना जॉब जो है सिक्योर करना वो इजी हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये सोच के बिल्कुल मत जाएं कि वहाँ पे आप जाएंगे तो आपको इमीडिएटली जो है आपकी प्रोफेशन जो है जॉब मिल जाएगी। ये कहीं भी किसी भी कंट्री में नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे भी UK में भी लोग आते हैं, कुछ रेस्टोरेंट्स में काम करते हैं, कुछ जो है वो वेयर हाउसेज़ में काम करते हैं, टेक अवेज़ में काम करते हैं। तो इस तरह जो है अपने एक्सपेंसेस वगैरह जो है वो निकालते हैं जब तक जो है इनको प्रॉपर जॉब वगैरह नहीं मिल जाती। तो पहले आप अपना लैंग्वेज कोर्स पे जो है फोकस करें, आप पार्ट टाइम जॉब करें, ठीक है। जॉब आपको करनी पड़ेगी, आपको एक्सपेंसेस और जो है वो वहाँ पे फ़ी वगैरह नहीं है, लेकिन आपको रेंट और एक्सपेंसेस अपने खाने पीने के तो निकालने पड़ेंगे। उसके अलावा जी है फार्मासिस्ट की सैलरी वहाँ पे कितनी है। तो सैलरी जो है बेसिकली ये है कि अगर आपको एज ए असिस्टेंट फार्मासिस्ट जॉब मिलती है तो आपकी सैलरी इंक्लूडिंग जो है टैक्स जो है, मतलब अगर टैक्स कटे बिना आपकी सैलरी जो है अराउंड 35 to 40,000 क्रोनर, नॉर्वेजियन क्रोनर है, ठीक है ना। अगर टैक्स वगैरह ये उनका मेरे ख्याल से 20% या 25% टैक्स कटता है, तो फिर उसके हिसाब से आप देख लेंगे आपकी सैलरी कितनी बनती है। लेकिन फिर भी फॉर बेटर देन पाकिस्तान, ठीक है, तो देख लें आप, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट सवाल है कि सैलरी एज ए प्रैक्टिशनर, अगर तो आप एज ए फुल फार्मासिस्ट की बात करें तो इसका यह है कि सैलरी फुल जो फार्मासिस्ट है उसकी तकरीबन 4 लाख 4.25 लाख के आसपास होती है एवरेज जो है। इससे ज़्यादा भी होती है, उससे कम भी होती है, ये आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये होती है सैलरी एनुअली।
इसको आप मंथली कन्वर्ट कर लें, देखें कितनी बनती है। तो आपको जो है फार्मासिस्ट की सैलरी का, अगर आप एज ए MBBS और BDS प्रैक्टिशनर की बात कर रहे हैं तो उसके बारे में जो है मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैं तो एज ए फार्मासिस्ट जी सारी इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ। तो उसके बाद जो है जी फैमिली वीज़ा कैसे अप्लाई करना है। इसके साथ फैमिली वीज़ा आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आप जब अप्लाई कर रहे हैं तो जब वीज़ा एप्लीकेशन आप सबमिट करवा दें तो आप अपना जो है स्पाउस को आप अपने साथ में लेके जा सकते हैं। उसके लिए आपको यह है कि आपको एडिशनल जो है वो बैंक स्टेटमेंट शो करनी पड़ेगी। वो आप जो जितनी उनकी आप जब वीज़ा अप्लाई करेंगे ना UDI पे, वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आपको अवेलेबल होगी। वहाँ पे आप वहाँ पे दे सकते हैं कि फार्मासिस्ट जो है वो अगर आप स्पाउस वीज़ा जो है आप अप्लाई करते हैं तो आपको कितने जो है ना एक्स्ट्रा बैंक स्टेटमेंट जो आपको देनी पड़ेगी पर पर्सन, ठीक है। अगर आपके बच्चे भी हैं, ठीक है, और आपके वाइफ है तो मतलब नंबर ऑफ़ पर्सनस जो है ना वो कितने हैं उसके लिहाज से आपको जो है वहाँ पे बैंक स्टेटमेंट शो करानी पड़ेगी। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, मैंने सोचा कि आपको जो है मैं इन्फॉर्म कर दूँ इसके बारे में। तो आज की वीडियो इतनी ही है, ठीक है। अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।